नमस्कार। इस विशेष पेशकश मोदी का राम राज्य को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिवेदी। 8वें चरण के लिए प्रचार के आखिरी दिन नरेंद्र मोदी एक बार फिर राम नाम में रंगे दिखे। फैजाबाद में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कई बार भगवान राम का नाम लिया। मोदी राम राज्य की बात करते दिखे तो वहीं राम की परंपरा भी बताते नजर आए। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के मंच पर भी पीछे अगर आप देख सकते हैं तो भगवान राम और राम मंदिर के मॉडल की तस्वीर भी यहां पर लगी हुई है। तो भगवान राम की धरती फैजाबाद पहुंचे मोदी ने राम नाम का जिक्र किया, भरपूर इसका जाप करा। मोदी को राम राज्य की याद तो आई, साथ ही वो राम की धरती पर सुशासन का वायदा भी करते दिखे। सुनते हैं मोदी ने कहा क्या। मैं जरा भगवान राम जी जहां सच के सिवाय कुछ बोला नहीं जाता है, जाए और वचन न जाए। ये धोखेबाजों ने क्या किया, ये धोखेबाजों ने क्या किया। वचन दिया था 10 करोड़ को रोजगार देंगे। यहां कोई है जिसको मां बेटे की सरकार ने रोजगार दिया हो? कोई है जिसको दिल्ली ने रोजगार दिया हो? आप भगवान राम की भूमि में बैठे हो, जो बोलोगे सच बोलोगे, पक्का? जो बोलोगे सच बोलोगे, पक्का? कोई झूठ नहीं बोलेगा ना? आपके दिल से जो आवाज निकल रही है वही बोलोगे ना? पक्का सच बोलोगे ना? आप मुझे बताइए, देश में भ्रष्टाचार कौन खत्म कर सकता है? महात्मा गांधी को पूछा करते थे कि राज कैसा होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा, लोगों का कल्याण कैसा होना चाहिए, सरकार ने लोगों के लिए काम कैसा करना चाहिए, तो महात्मा गांधी एक शब्द में समझा देते थे कि अगर कल्याण राज की कल्पना करनी है तो राम राज्य होना चाहिए। राजनीति के तमाम मुद्दे अपने समय से उठाए जाते हैं, लिहाजा नरेंद्र मोदी जब फैजाबाद पहुंचे तो उन्होंने राम का नाम लिया। राम देश की अस्मिता है और डीएनए में है। न केवल बीजेपी बल्कि अपने अपने समय पर राम मनोहर लोहिया ने राम का नाम लिया। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी ने भी राम को अपना आदर्श माना। राजीव गांधी ने भी फैजाबाद में राम राज्य की बात कही। इस चुनाव में आखिर में राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। गांधी, लोहिया, राजीव गांधी हो या नरेंद्र मोदी, सबने राम का नाम लिया। नरेंद्र मोदी के जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्हें पता है कि कहां किस मंच पर किसकी तस्वीर लगानी है, चाहे क्षेत्रीय महत्व को ध्यान में रखा जाए या फिर बदले राजनीतिक समीकरण को। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर, भावनात्मक मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता को लुभाने की कोशिश हमेशा बीजेपी करती है। इस बार ऐसे में लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की टीम है, जो मैनेजमेंट है, वो काफी आगे है। इसलिए ये बात अब साफ है कि फैजाबाद में जाना है तो वहां राम नाम लेना ही होगा। मैनिफेस्टो की अगर बात करें, कुछ दिन पहले की बात करें तो बीजेपी के घोषणा पत्र में भी कहा गया था कि संविधान के दायरे में हम रहकर राम मंदिर का निष्कर्ष निकालेंगे। भाषा जरूर उनकी थोड़ी माइल्ड थी, लेकिन बीजेपी ने मैनिफेस्टो में साफ कर दिया था कि वो इस विवाद का निपटारा चाहते हैं। एक और खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रबंधन की टीम जो है वो अच्छी तरीके से रिसर्च करती है। ये जानती है बखूबी कि कहां हमें जाकर कौन सा मुद्दा उछालना है, किस नेता को महत्व देना है और किसको साइडलाइन करना है। इस पर पूरी रिसर्च होती है। अगले दिन मोदी उन बातों को लोगों के समक्ष रखते हैं। इस कड़ी में राम मंदिर का पोस्ट दिखाया गया है। आप पीछे ये पोस्टर देख सकते हैं नरेंद्र मोदी के, ये पोस्टर दिखाया गया है।
अमेठी में आज शाम को नरेंद्र मोदी बोलेंगे। अब अपने दर्शकों को एक प्रबंधन की बात बोल रहे हैं, तो फैजाबाद में आ रहे हैं तो इस पोस्टर में राम है, वहीं अमेठी जाएंगे तो बॉडी लैंग्वेज भी दूसरी होगी, वहां का पोस्टर भी दूसरा होगा। फैजाबाद से कह सकते हैं भिन्न होगा, कह सकते हैं कि उनकी ओरेटरी स्किल है या वाक्पटुता है जो अटल जी के बाद अब मोदी में ही दिख रही है। ये क्रेज अटल जी के बाद मोदी ने लोगों के सामने पैदा किया है। पूर्वांचल या मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यहाँ की 32 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के हाथ सिर्फ 4 सीटें गई थी पिछले चुनाव में। एक हाइप पैदा किया जा रहा है। अमेठी मोदी जाएंगे और इससे गांधी परिवार पर दबाव बनाया गया है। इससे राहुल को आखिरी समय में आपने देखा था कि किस तरीके से कल अमेठी जाना पड़ा, रोड शो वहां पर हुआ, शक्ति प्रदर्शन हुआ। अब परिणाम चाहे जो भी हो, नरेंद्र मोदी ने जो आकर्षण पैदा किया है, गांधी परिवार के करीबियों की बोलती जिस तरह से बंद की है, वो वाकई कह सकते हैं काबिले तारीफ है। और इस तरह से जो आक्रामकता देखने को मिली है, या इंदिरा जी या फिर मोरारजी देसाई के समय में ही दिखती थी। बहुत समय बाद समाज का हर वर्ग चुनाव पर चर्चा कर रहा है, मतदान केंद्रों पर लंबी कतार है, बहुत समय बाद ऐसा दिख रहा है। इसका क्रेडिट कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। उन्हीं के आकर्षण से कह सकते हैं कि ये सब हो रहा है। तो ऐतिहासिक महत्व और जिस तरीके से राजनीति में बदलाव हुआ है, किस तरीके से नाम का इस्तेमाल किया गया है, प्रबंधन क्षमता की हम बात कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए कि कैसे कैसे राम राज्य है, हिंदुस्तान के इतिहास जिसमें डीएनए राम का बिल्कुल डीएनए में बसे हुए हैं राम, उस तरीके से किस तरह से राम राज्य सबके दौर में अलग अलग होते गए। हमारे साथ लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव साहब हैं, वाराणसी से समाजवादी पार्टी के नेता शत्रुघ्न प्रकाश जी हैं, और नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ जी संगम के संपादक वासेंद्र मिश्र जी हैं। आप सबका स्वागत है। वासेंद्र जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी हमारे दर्शकों ने जैसे ही ये खबर आई, आपको सुना भी कि तुलसीदास से राम का जो दौर शुरू होता है वो आज मोदी तक चला आ रहा है और शायद इसके बाद भी जाएगा। राम अपने अपने हैं सबके, लेकिन हिंदुस्तान की सियासत में राम का इस्तेमाल जिस तरीके से हुआ है उसे जनता किस तरह से समझे, और इस समय इस राम के क्या भावार्थ हैं? शेखर, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को हमारे जो सम्मानित अतिथि हैं के विक्रम राव जी और शत्रुघ्न प्रकाश जी, उनके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दें कि के विक्रम राव जी देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ वैचारिक तौर पर समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं, और शत्रुघ्न प्रकाश जी ने भी लगभग अपना बहुत लंबा समय अपने राजनीतिक जीवन का समाजवाद और समाजवाद के प्रति उनकी जो अटूट आस्था और प्रतिबद्धता रही है उसमें गुजारा है। दूसरी खास बात यह है जिस पर कि आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अपने दर्शकों तक राम राज्य और राम राज्य से जुड़े हुए सारे प्रसंग बताने की कोशिश करेंगे, समय के अभाव को देखते हुए भी, कि बनारस अपने आप में एक खास महत्व है राम राज्य को लेके भी, क्योंकि राम राज्य की परिकल्पना सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास ने की थी रामचरितमानस में, और संयोग से शत्रुघ्न प्रकाश जी बनारस से ही ताल्लुक रखते हैं, और तुलसीदास से लेके और आज तक जो भी बदलाव बनारस में आए हैं उसको उन्होंने अच्छी तरह पढ़ा है, लिखा है और समझा है और जानते हैं। राव साहब समाजवाद को काफी नजदीकी से उन्होंने देखा है, समाजवाद की विचारधारा से ओतप्रोत हैं। डॉक्टर लोहिया के बारे में हम कह सकते हैं कि जितनी समझ उनकी विचारधारा, उनकी फिलॉसफी को आज के जो मौजूदा पीढ़ी है नेताओं की, विक्रम राव को है, शायद और किसी नेता में हो। भले ही वे लोग जो कि डॉक्टर लोहिया का नाम लेके राजनीति करते हैं, शायद वे लोग भी समाजवाद और डॉक्टर लोहिया को उतना अपने निजी जीवन में नहीं लागू कर पाए होंगे, उतार पाए होंगे जितना कि विक्रम राव ने उतारा है। तो मैं अब अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि समाजवाद, राम राज्य, जिस राम राज्य की परिकल्पना तुलसीदास ने रामचरितमानस में की थी, जिस राम राज्य की बात करके डॉक्टर लोहिया ने अयोध्या में रामायण मेला का आयोजन कराने के लिए प्रेरणा दी, आचार्य नरेंद्र देव और तमाम समाजवादियों ने, जिस राम राज्य की बात करके महात्मा गांधी ने अपना पूरा आदर्श जीवन बिताया, जिस राम राज्य की बात करके राजीव गांधी ने अयोध्या से, फैजाबाद से एक अपनी चुनावी जनसभा का शुरुआत की थी, आज उसी राम राज्य की बात एक बार फिर हो रही है, और उस राम राज्य की बात आज नरेंद्र मोदी ने फैजाबाद में जाके की है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिस राम राज्य की बात अलग अलग नेताओं ने, अलग अलग विचारकों ने अपने अपने ढंग से किया और अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या की, आज नरेंद्र मोदी ने
भगवान राम की धरती से राम राज्य का जो उल्लेख किया है वह राजनीति और सामाजिक जीवन में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है उसको खत्म करने के लिए किया है। उस राम राज्य की बात उन्होंने वहां मंदिर बनाने के लिए नहीं की है। जिस तरह की बात की कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपनी पूरी सरकार के साथ जाके अयोध्या में रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे, ये नारा दिया था, ये संकल्प दोहराया था। आज नरेंद्र मोदी उसी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन वे अयोध्या में जाकर राम मंदिर से ज्यादा भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। इसको जानने की जरूरत है, इसके पीछे के उनका मोटिव क्या है ये समझने की जरूरत है, और हम चाहेंगे कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं वे अपने अपने विचार इस पर रखेंगे। शेखर, बिल्कुल, हम आगे बढ़ते हैं। हम रुख करते हैं लखनऊ का के विक्रम राव साहब हमारे साथ हैं। राव साहब, तुलसीदास की जो चौपाई है उसमें है कि राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका, यानी जैसे ही राम ने राजगद्दी संभाली सभी तरफ हर्ष आ गया, उल्लास आ गया, जो शोक था, भय था, वो सब दूर चला गया। अभी वासिन जी ने कहा कि भ्रष्टाचार जो मोदी के राम हैं उसमें भ्रष्टाचार का समापन दिखता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मौजूदा व्यवस्थाओं में अपने अपने राम इस बार के चुनाव में जिस तरीके से उतरे हैं राम, क्या वो वाकई उस राम राज्य के करीब ले जाते हैं जिसकी दरअसल जरूरत है इस समय देश को? लेकर नरेंद्र मोदी और राम पर चर्चा करने के पहले थोड़ा हम लोग इसे पृष्ठभूमि समझ लें। राम को अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा था। सत्याग्रह चला भारत में गांधी जी के नेतृत्व में राम धुन से रघुपति राघव राजा राम चलता रहा। राम भारत के अनन्य हिस्से रहे आंदोलन के। लोहिया से पूछा एक ने कि क्या राम थे? लोहिया का मान लो नहीं भी थे, लोहिया अनीश्वरवादी रहे, भगवान नहीं मानते थे। लोहिया का मान लो राम नहीं भी रहे, करोड़ों के जनमानस में जो मूर्ति सजी है तुम उसको ध्वस्त करना चाहोगे? राम को स्वीकार करना होगा, ये लोहिया के शब्द थे। पृष्ठभूमि हम लोग देखें तो राम का नाम लेना भारत में क्या पाप हो जाएगा? तो इंडियन पिनल कोड को अमेंड कर दीजिए, धारा लगा दीजिए प्रतिबंधित करते हुए। कब राजनेता लोग बौद्धिक रूप से परिपक्व होंगे, कब सच को सच कहना सीखेंगे, कब सीधी बात को सीधी तरह से देखना पसंद करेंगे? ये हर बार एक मजाक हो जाता है। कपिल सिब्बल का बयान में पढ़ रहा था, क्या रामराज पढ़ा उन्होंने? क्या जानते रामराज बारे में? प्लेटो का जो आइडियल वर्ल्ड था, कि आदर्श दुनिया की प्लेटो ने कल्पना की थी, रामराज उसके समकक्ष है, जहां कोई जवान नहीं मरेगा, बेटा नहीं मरेगा, बाप के सामने लोग सच बोलेंगे वगैरह वगैरह होती थी। सिवाय सीता के प्रकरण के बाकी सब चीजें अच्छी थी। अगर आज मोदी उस बात की चर्चा करते हैं तो बुरी बात क्या है? और मोदी का अपना नजरिया है। नरसिम्हा राव ने लोकसभा में कहा था कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ सकते हैं, राम के खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं, स्वीकार किया था। तो इस व्यापक दृष्टि में देखें, मुझे नहीं लगता कि मंच पे तो तस्वीर लगा के या रामराज की बात करके नरेंद्र मोदी ने कोई गलती की हो। उनका अपना नजरिया है, राम को भी देखते हैं, वो तो बुरी बात क्या है? क्यों? कौन सा इंग्लैंड में पादरी आता है शपथ ग्रहण में, राव साहब, अमेरिका में आता है राष्ट्रपति के शपथ, राव साहब, पादरी आता है। राव साहब क्षमा करिएगा, बीच में हम आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। चर्चा इस बात पर हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं। स्टूडियो में हम लोग दो मुद्दे हैं जिस पर चर्चा कर रहे हैं। एक तो ये जो चुनावी आचार संहिता है जिसका कि कथित रूप से उल्लंघन हुआ है, इस तरह की खबरें अभी आ रही हैं मीडिया में कि नरेंद्र मोदी की जनसभा के पीछे जो राम राज्य, जो भगवान राम की फोटो लगा है, वह चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इस पर डिबेट शुरू हो गया है। हमारे डिबेट का मुद्दा यह है कि जिस राम राज्य की परिकल्पना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी, जिस तुलसीदास के मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने जीवन में जिस आदर्श मूल्यों की स्थापना की, क्या आज के राजनेता राम राज्य के उन आदर्शों को अपने निजी जिंदगी में, अपने सार्वजनिक जिंदगी में उतारने में लगे हैं या कोशिश कर रहे हैं? दूसरी बात जो आपने कही, जिस प्लेटो की बात आपने कही, प्लेटो ने एबॉलिशन ऑफ प्रॉपर्टी और एबॉलिशन ऑफ फैमिली की बात कही थी। क्या आज के हमारे राजनेता इन दो चीजों से अपने को दूरी बना पा रहे हैं? इस पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं।
फ्लैटों की बात तो कोई सवाल ही नहीं उठता वासिंद्र कि ये संपत्ति को बटोरने वाले, ये परिग्रह के अपरिग्रह से दूर रहने वाले राजनेता, ये सब लोग मानेंगे संपत्ति खत्म करके। खैर इतनी ईमानदारी तो अभी नहीं है राजनेताओं में। लेकिन जहां तक प्रश्न है राम का, मेरे ख्याल से अब इस देश में 2014 में थोड़ा सुधरना पड़ेगा। अगर कोई आदमी सुधरना चाहे, जीवन में अच्छा बनना चाहे, नरेंद्र मोदी सरी का आदमी भी, या भारतीय जनता पार्टी जो राम के नाम पे सत्ता पाती रही, राम को राजनीतिक इस्तेमाल करती रही, लेकिन आज के राम का नाम लेके प्राण जाए पर वचन न जाए की बात करते हैं। राम राज्य की स्थापना उनका संकल्प है, चुनाव मैनिफेस्टो में रहा उनका नाम, तो बुरी बात क्या है इसमें? और राम की फोटो लगाना कोई गुनाह नहीं है। हम लोग गांधी जी की फोटो लगाते हैं, गांधी जी बिल्कुल भगवान का अवतार माने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हम लोग जरूरत से ज्यादा इस बारे में विकृत होते जा रहे सोच में। हाँ, नरेंद्र मोदी के राम और मेरे राम में अंतर है। मेरे राम एक आदर्श पुरुष है, नरेंद्र मोदी के राम हो सकता है बैलेट बॉक्स भरने के लिए हो सकते हैं, ईवीएम मशीन पे हो सकते हैं, लेकिन अधिकार है नरेंद्र मोदी को, वो भी एक नागरिक है। और फिर वासिंद्र, अगर राम को ठौर भारत में नहीं मिलेगी तो राम को ठौर कहां मिलेगी दुनिया में? वासिंद्र, बिल्कुल, हम इस चर्चा को और आगे ले चलते हैं। अब चलते हैं वाराणसी, हमारे साथ शत्रुद्र प्रकाश जी हैं। शत्रुद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप किस तरह से देख रहे हैं जो फैजाबाद की रैली में नरेंद्र मोदी का मंच था, मंच पर भगवान राम की तस्वीर थी और वहां से प्राण जाए पर वचन न जाए का नारा दिया नरेंद्र मोदी ने। आपको लगता है कि वो कौन सा वचन है जिसकी वो पूर्ति की बात कर रहे हैं? अयोध्या या फिर भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात जो बीजेपी कर रही है, या फिर आपको लगता है कि जो अभी राव साहब ने कहा कि वोट बैंक की बात है उस पर कंसोलिडेट किया? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को पिछले 22-23 साल से देख रहे हैं। नेता बदले हैं लेकिन उनकी भाषा, जबान सब वही रही है। सरकार बनती है तो राम को भूल जाते हैं, और जब सरकार बनाने की बात आती है, वोट लेना रहता है, तो भगवान राम राम करते हैं। बनारस में जब उन्होंने पहली मीटिंग की तो शिव जी की मूर्ति लगाई पीछे। 24 तारीख को जब वो नामांकन करने आए बनारस में, तो हनुमान जी, रामचंद्र जी और महादेव, ये सब नकली पात्र लाके खड़े कर दिए। और आज जो उन्होंने अयोध्या या फैजाबाद में किया है, ये किया है सार्वजनिक रूप से वोट लेने के लिए। और देखिए, राम का नाम लेना, हर भगवान या उनको प्रतीक मानना, देखिए राम, कृष्ण और शिव ये भारतीय मानस के सांस्कृतिक प्रतीक हैं और बहुत गहरे हैं। इनकी प्रति आस्था भी बहुत गहरी है। और हम मानते हैं कि राम मर्यादा के प्रतीक हैं, पुरुषोत्तम, मतलब जिस पुरुष में जो मर्यादा रहे, मर्यादित पुरुष व्यक्तित्व रहे, उसमें जो उत्तम है वो राम है, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अभी तो देखें तो ये लोग तो कुछ भी बोल देते हैं राम के नाम पर, और राम किसी की संपत्ति या जायदाद तो नहीं है। लेकिन जब आप चुनाव लड़ते हैं तो जाति के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर, वैमनस्य के आधार पर, धर्म के आधार पर आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप अभी तो भ्रष्टाचार को लेकर चल रहे थे, विकास को लेकर चल रहे थे। अब आपको लगा कि भ्रष्टाचार और विकास में लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो आपने राम का नाम ले लिया। राम का नाम तो मरते हुए भी आदमी लेते हैं। वाल्मीकि ने भी लिया था राम का नाम, डाकू रत्नाकर ने भी राम का नाम लिया था। कुछ लोगों ने मरा कहा, वो राम राम हो गया है। तो ये बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपकी नीयत क्या है, आप किस लिए, मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है। आज की तारीख में जब आप वोट मांगने जाते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, और जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो बोलते हैं कि राम हमारा मुद्दा नहीं है, सरकार चलाना हमारा मुद्दा। तो मैं समझता हूं कि राजनीति में जो चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता की गई उसका तो उल्लंघन है ही है। और कमरे में बैठकर आप रामचरितमानस पढ़िए। रामचरितमानस एक ऐसा लोक ग्रंथ है 300-400 साल के अंदर, उससे बड़ा कोई लोक ग्रंथ नहीं हुआ है भारत में, मैं मानता हूं। और पिता का पुत्र के साथ, पत्नी का पति के साथ, पुरुष का नारी के साथ, गुरु का शिष्य के साथ क्या संबंध होना चाहिए, तुलसीदास जी ने किया। तुलसीदास जी की मृत्यु बनारस में हुई थी 80 घाट पर, और उन्होंने विनय पत्रिका और रामचरितमानस के आखिरी जो दौर थे यहीं लिखे थे, बैठे थे। और तुलसीदास जी 100 साल करीब जिए थे।
लेकिन आज राम की मर्यादा को लेकर के बात नहीं है। प्राण जाई पर वचन न जाई है, लेकिन वचन किसका नहीं जाएगा? आपने कहा मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, फिर जब सरकार बनी अटल जी की तो कहा कि अब शत्रुघ्न जी, 1970 नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनाने की बात नहीं कही, उन्होंने यहाँ पर राम राज्य की बात करी। बयान ये था कि हम राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। दूसरी तरफ आपके भी तो कैंडिडेट है मित्र सेन यादव, जो वहां से सांसद रहे हैं, अभी भी टिकट पे है। आप कह रहे राम के नाम पर वोट ना मांगो, वो सांसद रहे हैं, अभी कैंडिडेट है। तो मुझे बता दीजिए, फैजाबाद में अगर वो वोट मांगेंगे तो कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जिसके नाम पर वो वोट मांगेंगे? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी का घोषणा पत्र है और हम राम के प्रति जिनकी भी आस्था है, हम ऐसा थोड़ा कहते हैं कि आस्था नहीं है किसी की। करोड़ों लोगों की रोम रोम में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। रहीम ने कहा है कि रोम रोम में रमी अवध नरेश हैं, तो वो कोई बात नहीं है। लेकिन आप राम राज की बात करते हैं। राम राज क्या है? सीता राम राज होना चाहिए। हम बोलते हैं कि सीता को की उपेक्षा क्यों करते हो? राम के साथ सीता बगैर अधूरे हैं। जब तक सीता नहीं है राम नहीं है, राम है तो सीता नहीं है, तब भी अधूरापन है। तो हम लोग तो सीता राम राज वाले हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल हम राम राज का नाम लेकर के अपना वोट थोड़ा लेने जा रहे हैं। हम तो मानते हैं कि ये सांस्कृतिक प्रतीक है, मानस है, पूरा देश सांस्कृतिक मानस का देश है। लेकिन आप पिछले 22-25 साल से देखें, इसमें कोई तारीफ वाली बात नहीं है, लेकिन आलोचना तो होगी। आप क्यों राम का नाम ले रहे हैं? राम राज की बात करते हैं। कहां राम राज है? गुजरात में राम राज है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या राम राज वहां पर है? क्या वहां डकैती नहीं हो रही है? भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? शत्रुघ्न जी, क्या आप राम राज्य को परिभाषित करेंगे? आप नाम लीजिए। क्या आप राम राज्य को परिभाषित करेंगे? देखिए, राम राज का मतलब एक प्रतीक है, अच्छा राज लेकर के चलना। लेकिन जहां मर्यादा नहीं है, तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं। ये मर्यादित पुरुषोत्तम है और इन्होंने अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन किया है। जब पिता ने कहा कि जाना है 14 साल के वनवास में, तो राज को छोड़ करके 14 साल के वनवास में चले गए। एक मर्यादा का पालन करना था, वचन दिया, उसको निभाना है, मर्यादा का पालन करना है। तो इसलिए मर्यादा की बात जहां है वहां राम है। और फिर कुछ आदर्श बनाए हैं स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिख करके। राम का चरित्र हमारे लिए आदर्श है, प्रेरणा है, लेकिन उसका बेजा दुरुपयोग। हर राजनीतिक दल राम नाम के इस्तेमाल की बात करता है। कोई किसी से पूछ लेता है कि भाई राम राज्य है क्या? आप कह रहे हैं कि राम मर्यादा से जुड़े हुए हैं, लेकिन असल तस्वीर अगर फैजाबाद जाके देखें तो वहां फैजाबाद विकास से कोसों दूर है। कोई राजनेता वहां आना नहीं चाहता है, राम के नाम पर बात नहीं करना चाहता है। डॉक्टर लोहिया के राम समाजवाद की प्रतिमूर्ति थे और डॉक्टर लोहिया ने राम को समाज में गैर बराबरी मिटाने वाले नायक के रूप में देखा था। डॉक्टर लोहिया से हटकर कांग्रेस पार्टी ने भी समय समय पर राम के नाम का सहारा लिया, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब पूरे देश में राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक जनमानस तैयार कर लिया। तब उसको माकूल जवाब देने के लिए राजीव गांधी ने 1989 में आम चुनाव के लिए जनसभा की शुरुआत अयोध्या से की और राम राज्य स्थापित करने का अपना चुनावी नारा दिया। अब यह अलग बात है कि उस समय देश की जनता ने राजीव गांधी के राम राज्य स्थापित करने वाले वादे पर भरोसा नहीं किया और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। आज फैजाबाद में नरेंद्र मोदी की रैली के बाद एक बार फिर राम और राम राज्य की चर्चा शुरू हो गई। अब यहां यह भी सवाल उठता है कि जिस राम राज्य की बात की जा रही है, क्या हमारे नेता उसके दर्शन को असल जीवन में उतार पाएंगे? तुलसीदास के रामचरितमानस में राम राज्य की व्याख्या की गई है। तुलसीदास ने लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। चारियों चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने दुख नाही। इसका मतलब यह है कि राम राज्य सब अपने वैदिक धर्म के अनुसार चलते हैं, सुखी रहते हैं, किसी को डर दुख या बीमारी नहीं है, सभी की शारीरिक मानसिक और भौतिक तकलीफ का अंत हो चुका है और सब एक दूसरे से आपसी प्रेम करते हैं और उन्हें सपने में भी तकलीफ नहीं होती। यानी राम राज्य में समाजवाद की कल्पना की गई है। इससे आगे तुलसीदास लिखते हैं, फूलई फरई सदा तरु कानन, रहहि एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबन
परस्पर प्रीति बढ़ाई। इसका मतलब यह है कि जंगलों में पेड़ फलते फूलते हैं, हाथी और शेर आपसी दुश्मनी भुलाकर साथ रहते हैं, पशु पक्षियों के बीच की आपसी दुश्मनी खत्म हो चुकी है, यानी राम राज्य में समानता की भी बात की गई है। अब ना तो हमारे नेता राम राज्य की बात करते हैं, तो क्या अब उनका मतलब ऐसे ही राम राज्य से है जहां समानता हो, समाजवाद हो। यानी तुलसीदास के हिसाब से देखें तो सिवाय इस संसद के भीतर मेरे ख्याल से हाथी और शेर तरह तरह के जो अपने अपने तरह से दावा करते हैं हाथी और शेर होने का, वो उसके भीतर भले बैठ जाते हो, साथ में तब भी रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक बार फिर से रुक करेंगे शत्रुघ्न प्रकाश जी का। शत्रुघ्न जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा कि गुजरात में समाजवाद है क्या? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, माफ कीजिएगा, राम राज्य है क्या? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में राम राज्य है क्या? देखिए, राम राज लाना ये तो बहुत बड़ी बात है, और राम राज तो एक सपना है, एक आदर्श है। अभी समाज में आदर्श है क्या? अब मैंने थोड़ी देर पहले बहुत तारीफ सुनी आपके और निहारिका जी के मुंह से नरेंद्र मोदी के मैनेजमेंट की, और ये वो सारी चीजें। देखिए, हम उनके समर्थक नहीं हैं, और हमने कतई तारीफ नहीं की, हमने तो वो कहा जो दिखा, हमने रिपोर्ट किया। नहीं, हमने तारीफ नहीं की ना, हमने तारीफ की नहीं, जो दिखा वो रिपोर्ट नहीं की। बहुत अच्छा किया शत्रुघ्न जी। अच्छा, तो आप शत्रुघ्न जी, शत्रुघ्न जी, हाँ जी, मुझे पहली बार दिख रहा है कि आप थोड़ा सा अपनी बातों को, बहुत सारी बातें जो आप कहना चाहते हैं शायद कह नहीं पा रहे हैं। हम अभी आप जो पिछला आपका डिस्कशन था उसकी 2-3 सेंटेंस हम आपको याद दिलाते हैं। आप जब एक क्रोनोलॉजी बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी बनारस में आए तो कब कब क्या पोस्टर में लगाए गए, कभी प्रतीक के रूप में, कभी कुछ। लेकिन इस समय जो बनारस में उनकी जनसभाओं में पोस्टर दिखाई दे रहा है या उनके कार्यालयों में, उसका जिक्र करना आप छोड़ दिए। जो जानकारी मिल रही है कि अब शायद अटल बिहारी वाजपेयी का पोस्टर लगा है पूरे बनारस में। तो क्या ये आप सचमुच भूल गए या जानबूझ के आपने अटल जी का उल्लेख नहीं किया कि मोदी कैसे कैसे उनकी प्रायोरिटी बदल रही है बनारस में? दूसरी बात, आप जिक्र कर रहे थे कि आप लोग सीताराम राज्य के पोषक हैं, तो क्या आप जसोदाबेन का जिक्र करना चाहते थे मोदी के साथ, जो आप नहीं किए खुल के? देखिए, मैंने तो यहाँ चुनाव आयोग को लिख के दिया, और ये सारी बातें जो मैं कहा मैंने आपको लिख के उनको चुनाव आयोग को दिया। चुनाव आयोग ने जवाब दिया है और कहा कि हमने नहीं देखा कोई हनुमान उनके साथ चल रहे थे, फिर भी हम इसकी जांच करेंगे। पहले था मोदी सरकार, अब बनारस में जो होर्डिंग लग रही है वो भाजपा की सरकार की लग रही है, वो मोदी की सरकार की नहीं लग रही है। और उसके बाद ये जितने भी थे कि बहुत हुई गुंडागर्दी, बहुत हुई लूटमार, अब की बार मोदी सरकार, ये होर्डिंग में हटा दी चुनाव आयोग ने। तो मैं जिक्र इसलिए नहीं कर रहा था कि बात लंबी हो जाएगी, और ये सही है। मर्यादा का मतलब अपनी पत्नी के साथ भी मर्यादा का पालन करना है, मर्यादा का मतलब जनता के साथ भी मर्यादा का पालन करना है। और जसोदाबेन के साथ तो अन्याय हुआ ही है। इसको पहले आप जितने चुनाव लड़े 2001 से लेकर के 2014 के पहले कहीं अपनी पत्नी का जिक्र नहीं किया। जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं इसका जिक्र करना है और चुनाव आयोग ने कॉलम में हलफनामे में रखा, तब कहा कि जसोदाबेन। लेकिन हम लोगों को लग रहा है कि जसोदाबेन कहाँ है मुझे नहीं मालूम। शत्रुघ्न जी, मुझे मालूम नहीं कि जसोदाबेन कहाँ है। हम लोग चर्चा ये कर मुझे मालूम नहीं है कि राम राज्य पत्नी के बारे में नहीं मालूम है। जी जी, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आज हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि राम राज्य, जिस राम राज्य की बात अलग अलग समय पर अलग अलग नेताओं ने की, क्या सचमुच वह राम राज्य, उस राम राज्य के जो आदर्श थे उसका पालन हमारे राजनेता कर रहे हैं? राम राज्य में एक समाजवाद भी निहित था, समाजवाद भी छिपा हुआ था। डॉक्टर लोहिया ने राम राज्य की तारीफ समाजवाद दिखाई दे रहा था राम के राज्य में। तो क्या इस समय जो समाजवाद के नाम पर राजनीति हो रही है उसमें वह डॉक्टर लोहिया का जो समाजवाद था या जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का समाजवाद था वो आपको कहीं दिखाई दे रहा है? अब समाज में तो नहीं दिख रहा, ये सच्चाई है। अब जब समाज में नहीं दिख रहा है तो लोकतंत्र में आप कहिए कि सरकार में भी देखिए। तो मैं ये जो बेमेल की बात है कैसे कह दूं मैं, लेकिन सच्चाई ये है कि देखिए हमारे में हम लोग राम को दो दृष्टि है, एक गांधी की दृष्टि है
और एक गोडसे की दृष्टि है। एक राम को मानने वाले, राम को समझने वाले, कृष्ण को मानने वाले, शिव को मानने वाले, संस्कृति को मानने वाले वो लोग हैं जो उदारवादी हैं, और कुछ लोग हैं जो इनके प्रतीकों को कट्टरता के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम मानकर चलते हैं कि ये उदारता जो है यही राम का प्रतीक है, यही विष्णु के प्रतीक हैं, यही शिव के प्रतीक हैं। और समता भी, समता का मतलब फिर कोई भी समान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पुरुष हो या नारी हो, गरीब हो, अमीर हो, पैसे की गैर बराबरी हो, जन्म की गैर बराबरी हो, रंग की गैर बराबरी हो, हाँ, लिंग की गैर बराबरी हो। मैं उसी बात पर फिर एक बार मैं आपसे उसी बात पर फिर आपसे आपकी राय जानना चाहता हूं कि राम राज्य में अभी हम लोगों ने अपने दर्शकों को तुलसीदास की लिखी हुई चौपाइयां सुनाई। उसमें भाईचारा पर भी जोर था कि पशु पक्षी जानवर सब आपस में भाईचारा बढ़ा के रहते थे, जितने जीव हैं। हाँ जी। आज की तारीख में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग सरकार चला रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि भाईचारा बढ़ाने के बजाय भाईचारा खत्म करके वोट की राजनीति कर रहे हैं राम राज्य की आड़ में? ये तो आपने खुद ही आज देख लिया। हम क्या कहें, जो कही गई ना हमसे वो जमाना कह रहा। भाई आज आप जा रहे हैं फैजाबाद तो भगवान का नाम ले रहे हैं, राम का। बनारस आ रहे हैं तो शिव का नाम ले रहे हैं। फिर कहीं और जा रहे हैं तो आप अटल जी का नाम ले रहे हैं। तो फिर जा रहे हैं तो गुरु गोलवलकर का नाम ले रहे हैं। तो ये डिफरेंस हर जगह अलग अलग। अब भाई देखिए, अब इसको मैं अपने शब्द से उनकी मर्यादा को नीचे नहीं करूंगा, लेकिन जो आप कह रहे हैं यही तो हम देख रहे हैं, और आप इसी पर तो चर्चा करा रहे हैं। निहारिका, इस पर राव साहब की भी राय ले लेनी चाहिए। राव साहब, क्षेत्रीय महत्व को समझकर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बयान दे रहे हैं उस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ आप बता रहे हैं राम राज्य का मतलब उदारता होता है, मर्यादा होता है। आपने जसोदाबेन का जिक्र करा, लेकिन फैजाबाद में मुलायम सिंह यादव ने जो बयान दिया था वो कोई नहीं भूल सकता। खासतौर पर मुरादाबाद, फैजाबाद अगर हम रिलेट करें उस बयान पर हम जाएंगे नहीं, क्योंकि वो अब हिस्ट्री रहा है, चुनाव आयोग के पास पूरा मामला है। राव साहब का हम रुख करते हैं। राव साहब, जो शत्रुघ्न प्रकाश जी ने बात की, उस बात को आप आगे बढ़ाकर बता सकते कि आप इससे सहमत हैं या आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? भाई शत्रुघ्न प्रकाश जी बहुत सेकुलर सोशलिस्ट हैं। मैं उस ऊंचाई तक अभी नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मेरी राय ये है कि इस देश में वितंडा शुरू हुआ जब लोगों ने राम बनाम सेकुलरिज्म की अवधारणा बनाई, जो बहुत ही विकृत और बड़ी भोंडी थी। राम बनाम सेकुलरिज्म इस देश में शुरू हुई 24 साल पहले, जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन तभी से राजनीति भी शुरू हो गई। गांधी जी के राम को लोगों ने नकार दिया, एक वितृष्णा पैदा करने की कोशिश की कि जो राम का नाम लेगा वो सेकुलर नहीं होगा। बुनियादी बीमारी की शुरुआत वहीं से है। नरेंद्र मोदी की हम लोग आए, अगर माना कि नरेंद्र मोदी राजनीति कर रहे हैं, राम के नाम पे वोट बटोर रहे हैं, ईवीएम मशीन में आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन राम का नाम कम से कम एक चीज तो तय हो गई कि उनकी अपनी अवधारणा है, अपने राम की पहचान है। क्यों कोई विरोध करे इस बात का? चांदनी चौक का इमाम पास हर प्रधानमंत्री जाता है वोट मांगने, उसकी कोई बुराई नहीं होती है। क्यों लाते हैं उस चीज को? फतवा क्यों आता है? एक समग्रता की दृष्टि से देखें हम लोग, कभी तो लोग परिपक्व होकर सोचेंगे ये सेकुलर भारत है, सोशलिस्ट भारत है, यहाँ धर्म की प्रधानता नहीं होगी, राजनीति में धर्म का प्रभाव नहीं होगा, ये सब मानते हैं। लेकिन हर एक को यह भी अधिकार है, हर आदमी अपनी आस्था के मुताबिक काम करेगा। वासिंद्र, मैंने पूछा था विश्वनाथ प्रताप सिंह से, क्यों आप सत्यनिष्ठा से शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री का, क्यों नहीं ईश्वर के नाम? बड़ा अच्छा जवाब दिया उनका। आस्था मेरा निजी मसला है, मैं आस्था को राजनीति में नहीं लाऊंगा। मुझे सही जवाब वही लगा। नरेंद्र मोदी के वही विश्वनाथ प्रताप सिंह का जवाब सही है कि आस्था को मत जोड़ो वोट से, आस्था निजी बात है, और आस्था के नाम पे राम का नाम लेते हो तो अच्छी बात है। राव साहब, हम लोग को राव साहब, मैं एक हमारी और उमा जी से कुछ महीने पहले एक चर्चा हुई थी, उसका एक सवाल हमने उमा जी से पूछा था कि जब चुनाव आने वाला होता है तो चुनाव घोषणा के पहले तक तो आप लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, राजनीति में अपराधीकरण रोकने की बात करते हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों कैंपेनिंग परवान चढ़ने लगती है तो भारतीय जनता पार्टी या खास तौर से आप सरीखे नेता उस सपेरे की तरह फिर राम नाम जपने लगते हैं
और जिसका नतीजा ये होता है कि जो मूल मुद्दे होते हैं जिसको लेके देश की जनता प्रताड़ित अपने को महसूस करती है, खुद को छला महसूस करती है, वो मुद्दे पीछे हो जाते हैं और इमोटिव इश्यूज को लेके आप लोग चुनाव लड़ने लगते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ज्यों-ज्यों अभी चुनाव अपने आखिरी दौर में जा रहा है, एक बार फिर वो जो मूल मुद्दे हैं उससे जनता का ध्यान हटता जा रहा है और ये नेता नॉन इश्यूज को इशू बना के और वोट हथियाना चाहते हैं? वासिंद्र, आपका विश्लेषण बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत तार्किक है, सही भी है। इनको राम नाम याद आता चुनाव के पहले, मान आइए, लेकिन मैं दूसरी नजर से बोल रहा हूं कि वो रणनीतिकार है, एक फौजी जर्नैल है नरेंद्र मोदी और बाकी लोग, वो जानते हैं कि किस मुहिम पे, किस मोर्चे पे क्या शस्त्र इस्तेमाल करे। उनको लगता है कि वोट के हिसाब से राम का नाम इस्तेमाल होगा। इंदिरा गांधी को मैं देखते रहा, 24 साल से मैंने रिपोर्टिंग की है, हर मंदिर में जाती थी चुनावी भाषण के पहले, लेकिन हमेशा बनी रही। वो मुसलमान उनको बहुत पसंद करते थे। तो वो अपनी अपनी रणनीति होती है, मोदी की यही रणनीति थी। लेकिन आपने जो बात कही बहुत सही कही कि इन भाजपाइयों को नहीं भूलना चाहिए कि विकास के मुद्दे पर तथाकथित गुजरात के मॉडल पे वोट पड़ेंगे तो प्राण जाए पर वचन न जाए। याद करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को कि वो गुजरात का मॉडल सही विकास की अवधारणा को क्रियान्वित करेंगे अगर प्रधानमंत्री बने तो, न कि राम के नाम पे फिर राम मंदिर बनाने की करेंगे। ये तो सोचना पड़ेगा। वासिंद्र, ठीक है वासिंद्र जी, मैं आपके एक रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस पर अगर बात करूं, अगर मैं फैजाबाद की आपसे बात कर लूं, क्या फैजाबाद का चुनाव जीता जाए तो क्या राम नाम ओमिट कर दिया जाए? क्योंकि अगर राम नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है तो सब आप कह देते कि आप कम्युनल है। फैजाबाद के कुछ और मुद्दे हैं, वहां पर रामायण का मंचन रोका गया, हालांकि वो अब हट गया। वहां सरजू काली है, वहां पर विकास हो नहीं रहा है। जितने भी सांसद आए वो राम नाम लेने से डर रहे हैं, और कोई राम नाम ले रहा है, राम राज्य की बात कर रहा है तो उसको कहा जाता है कम्युनल है। तो फैजाबाद जीता कैसे जाए? क्या मुद्दा होना चाहिए? क्या भाषण जो ये पॉइंट्स है आपके हिसाब से ठीक है? राम राज्य की बात करना ठीक है कि ये भी एक कम्युनल विचारधारा का हिस्सा है? निहारिका राव साहब हम सबके बड़े बुजुर्ग हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। जहां तक मेरा अनुभव है पत्रकारिता का, और राव साहब भी शायद इस बात से सहमत होंगे कि जब पूरे देश में राम नाम की लहर चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी को आशातीत सफलता मिली थी राम मंदिर आंदोलन के बाद, उस समय फैजाबाद सहित फैजाबाद के आसपास के इलाकों में बीजेपी के परफॉर्मेंस उतने अच्छे नहीं थे जितने कि देश के बाकी हिस्सों में थे। और मित्रसेन यादव, जिसका जिक्र अभी आप कर रही थी, हमारे दर्शकों को भी आपने बताया, मित्रसेन यादव उसी फैजाबाद से एमपी होते रहे हैं जो कि राम नाम और राम राज्य का गढ़ माना जाता है। तो पूरे देश में भले ही राम के नाम पर एक वेव पैदा हो जाए, एक इमोशनल कनेक्टिविटी बढ़ जाए, लेकिन जो फैजाबाद अयोध्या की जनता है वो आज भी जो बेसिक मिनिमम सर्विसेज हैं जिसकी आप बार बार चर्चा कर रहे हो, उसको लेके परेशान है। वहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है। जो सरयू नदी है, जो पवित्र नदी है, उसका पानी आचमन करने लायक नहीं बचा है। मुझे लगता है कि राव साहब भी इस बात से सहमत होंगे। तो मुझे राम राज्य की बात जिस कॉन्टेस्ट में नरेंद्र मोदी ने आज कही है, मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हाँ, ये सच है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये जो आदर्श था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जिस आदर्श का पालन किया, जो सीख मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिता दशरथ ने उनको दी थी, उसका पालन नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद करेंगे कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो देश में जिस तरह का भ्रष्टाचार है, जिस तरह का कुशासन है, जिस तरह का पुअर गवर्नेंस है, जिस तरह के क्रिमिनलाइजेशन है पॉलिटिक्स में, उसको किस तरह से उसको लगाम लगाया जाए, उसको किस तरह से उस पर अंकुश किया जाए। राव साहब, क्या इस शुद्धिकरण के लिए राम राज्य की जरूरत है जिसकी बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? आपको लग रहा है फैजाबाद कोई अगर जीते या फिर हिंदुस्तान कोई जीते तो हम राम राज्य की बात ना करें, एक अच्छी छवि ना दिखाए, या फिर आपको ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर राम राज्य की बात करके उम्मीद जगा दी है, ऐसी उम्मीद जिससे अब जनता यही सोच रही थी कि भाई उम्मीद ना पालो तो ठीक है, जैसे हमें ठीक है, एटलीस्ट सियासत तो नहीं हो रही? हाँ, बिल्कुल 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 निहारिका, बहुत सही कहा आपने। लेकिन वासिंद्र ने जो बात की जरा उसी को छोर पकड़ के चले हम लोग।
अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो वादा फरामोशी नहीं करेंगे, वचन भंग नहीं करेंगे, कथनी कृति में अंतर नहीं करेंगे, तब तो वो वाकई में आदर्श हो जाएंगे। और ये सब करेंगे जो राजनेता करते आए पिछले 62 साल से, तो वो भी द्रोही होंगे, जनद्रोही होंगे और झूठ बोलने वाले होंगे। तो एक कम से कम एक नेता ने आश्वस्त किया इस देश को, अपने मैनिफेस्टो में न सही जबानी आश्वस्त किया है कि वचन भंग नहीं करेंगे, सरकार अपनी बात को रखेगी, अपने कॉल की मर्यादा रखेगी। यही सही, रामराज न भी सही, अगर कथनी करनी में अंतर राजनेता छोड़ दें, जो लोहिया हमेशा कहा करते थे, और झूठ बोलना कम कर दें, तो नरेंद्र मोदी अगर करते हैं तो बहुत बड़ी चीज होगी। मेरे ख्याल से आज के फैजाबाद की इस बात को, इस भाषण को हम लोग यही सूत्र मान के चले। ये बात उस दिन नरेंद्र मोदी ने कही थी जिस दिन घोषणा पत्र सामने आया था। उन्होंने 3 वादे जनता के सामने किए थे। चर्चा के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आकर के बिल्कुल विशुद्ध अगर सियासी सवाल, शत्रुघ्न जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से 8वां और 9वां चरण जो अब इस पूरे चुनावी प्रक्रिया का है, और उत्तर प्रदेश के जो आखिरी 2 चरण हैं, ये पूरे इलाके ऐसे हैं जहां पर जाति का जाला कुछ ऐसे है कि कितनी भी बड़ी झाड़ू से आप उसको साफ करने की कोशिश कीजिए, वो कतई नहीं साफ होता, वो हर झाड़ू उसमें जाकर के उलझ जाती है। यही सच्चाई इस अब जो जहां चुनाव होने हैं उन जगहों पर देखने को मिला है। राम राज्य की बात कही है, राम मंदिर की बात नहीं कही है, यह भी बात अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बिल्कुल बीजेपी ने उसी जगह पर हिट किया है? दरअसल जिस जगह पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस चाहते थे कि अब इस दिशा में चुनाव चला जाए, यह ठीक बात है कि बीजेपी ने लीड ली है इसमें? अब उन्होंने अपनी बात कही है, रणनीतिकार के लिहाज से उनकी बात पर किया कितना भरोसा करेंगे, समाधान की बात करें तो समय करेगा। जब तक नहीं, देखिए इसके पहले भी अब ये तो देखिए उन्होंने कही है, अपनी बात कही है। अब लोग कितना भरोसा करते हैं नहीं करते हैं वक्त बताएगा, लेकिन किसी की नीयत पर, किसी की श्रद्धा पर हम क्यों शक करें, क्यों कुछ करें, लेकिन समय खुद बता देगा सच्चाई क्या है। लेकिन शत्रुघ्न जी, अगर कोई राम राज्य की बात करता है तो उम्मीद बनती है कि नहीं? अब देखिए सवाल ये है कि कौन करता है नहीं करता है। कुछ लोग रोज राम राम करते हैं, जा करके भ्रष्टाचार करते हैं, सवेरे उठ के राम की पूजा करते हैं और दिन भर रावण की गाथा गाते हैं। तो देखिए चरित्र में कम से कम कथनी करनी में अगर अंतर नहीं है तब तो लोग भरोसा करते हैं, वरना अपील नहीं होती बात। ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट हमारे एडिटर की ओर से। वासन जी, तुलसीदास का राम राज्य जिसका जिक्र उन्होंने करा, रामचरितमानस में बहुत खूबसूरत चौपाइयां लिखी, और नरेंद्र मोदी का राम राज्य, क्या फर्क? और इसको अगर पॉलिटिकल एंगल से देखें तो क्या इसका फायदा मिल रहा है? क्या ये एक चुनावी शिगुफा बरता या वाकई प्रतिबद्धता दिख रही थी? जनता उम्मीद करे, राम राज्य की कल्पना करे या ना करे? देखिए निहारिका, जनता को पूरा अधिकार है। हाँ, राव साहब कुछ बोल रहे थे, राव साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? इसके ये सिर्फ कह दूं वासेंद्र, क्रिमिनोलॉजी में और सोशियोलॉजी में आता है कि हर अपराधी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। और अगर इस फैजाबाद में आज इस अपराधी को सुधरने का मौका दिया जा रहा है राम राज के नाम पर इसे, तो बुरी बात क्या है? देश का कल्याण होगा ऐसे। वासेंद्र, ठीक है, वासन जी आपका मुझे आज काफी हैरानी हो रही है कि हमारे 2 बुजुर्ग और वरिष्ठ समाजवादी एक्सट्रीम लाइन पर आज दिखाई दे रहे हैं पूरे डिस्कशन के दौरान। ये अच्छा है, हमारे दर्शकों को डिफरेंट व्यूज मिले देखने को। और समाजवाद के बारे में कहा भी जाता है कि समाजवादी लंबे समय तक एकजुट नहीं रह पाते हैं, तो ये हमारे स्टूडियो में भी दिखाई दे रहा है। मैं ये कह रहा था निहारिका कि जनता को पूरा हक है कि उसको अच्छा शासन मिले, सुशासन मिले, उसकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका निराकरण हो, और इस तरह का वायदा जो भी करता है उसको सुन के और अपनी धारणा बना के और अपना जनादेश देने का अधिकार भी देश की जनता को है। इस बार के चुनाव में निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी ने जिस तूफानी तरीके से पूरे कैंपेन को अंजाम दिया है, उनके मुकाबले उनके सभी राजनीतिक विरोधी कोसों पीछे हैं। उसके लिए कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं उनके ऊपर कि धन्ना सेठों की थैली के दम पर उनका ही पूरा कैंपेन चल रहा। लेकिन अगर देश की जनता उनकी बातों पर भरोसा करके उनको जनादेश देती है, जैसा कि राव साहब भी कह रहे हैं,
तो देखना होगा कि जो चुनाव के दौरान उन्होंने वायदे किए हैं उसको कितनी संजीदगी और कितनी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ उसको पूरा करने की वे कोशिश करते हैं। बिल्कुल, राम राज्य का मतलब है उदारता, समानता और आपसे एक अच्छा व्यवहार, एक सद्भाव। लेकिन नरेंद्र मोदी ने राम राज्य का जिक्र करके विरोधियों को परेशानी उनकी बढ़ा दी है। लेकिन एक वो राम राज्य की बात कर रहे हैं जिसकी कल्पना जनता करे या ना करे ये चुनाव का वक्त बताएगा। लेकिन तुलसीदास के राम राज्य से लेकर नरेंद्र मोदी के राम राज्य का जो तात्पर्य था, जो जिक्र था, जो महत्व था, उसको हमने स्पेशल रिपोर्ट के जरिए इस विशेष पेशकश में बताया। सभी सम्मानित अतिथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जी संगम।